नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। जमाने में जब आपके काम के दायरे से बाहर या आपके बिजनेस में या ऑफिस में या आपकी आमदनी में चुनौतियां हों, तो सबसे पहली चीज जो हम सोचते हैं या फिक्र में डालती है वो है हमारी नौकरी। ये कि अगर काम ठीक से नहीं चल रहा, पैसा सही तरीके से, सही ढंग से या सही मिकदार में नहीं आ रहा, तो हमें जिंदगी के और भी तमाम पहलुओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो काम या नौकरी या करियर या बिजनेस, ये एक बड़ी फिक्र है क्योंकि जिंदगी की बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी होती हैं। इसलिए नौकरी पाना या नौकरी के काबिल बने रहना या नौकरी या करियर में बने रहना, ये बहुत ही अहम चीज है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी तनख्वाह पर निर्भर है। और इसी वजह से लंबी मुद्दत तक बेकारी, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी चीज है जिससे लोग डरते हैं। खास तौर पर करियर माइंडेड, नौकरी पेशा लोग डरते हैं कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, और इसलिए अक्सर जब तक उनके पास दूसरी नौकरी हाथ में न हो, वो पिछली नौकरी से इस्तीफा नहीं देंगे। और तो और उनके पास ये पीरियड होता है, आप जानते हैं, जब दूसरी कंपनी ऑफर देती है नौकरी बदलने के वक्त, और फिर उनका नोटिस पीरियड होता है 1 महीना, 2 महीने या कुछ कंपनियों में तो 3 महीने का नोटिस पीरियड भी होता है। और इसलिए उन्हें वो नोटिस पीरियड निकालना पड़ता है। फिर एक नौकरी छोड़ते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं। वो ये नहीं चाहते, आप जानते हैं, कि 1 दिन या 2 दिन की भी तनख्वाह हाथ से जाने दें या गंवा दें। कभी कभार हम बीच में ब्रेक ले भी लेते हैं, मगर नौकरी पेशा, तनख्वाह पेशा लोग शायद ही कभी 2 नौकरियों के बीच ब्रेक लेते हो, क्योंकि तनख्वाह उनके लिए अहम है, रोजी रोटी उनके लिए अहम है। मगर क्या हो अगर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो या उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया हो और उन्हें दूसरी नहीं मिल रही? तो जाहिर है गुजरते हर दिन के साथ बेचैनी, परेशानी और फिक्रें और बढ़ती जाती है। खास तौर पर अगर आपको बैंक के, आप जानते हैं, EMI भरनी है, या अगर आपने लोन लिए हैं या किसी और वित्तीय संस्था को पैसे देने हैं जिनके आप कर्जदार हैं, तब ये चिंता हर गुजरते महीने के साथ बढ़ती है, क्योंकि ये चढ़ता जाता है, पेला जाता है। और अनिश्चितता के वक्त में, ऐसे वक्त में जैसे हम अभी कोरोना वायरस की महामारी में देख रहे हैं, हमने ऐसे हालात को बड़े पैमाने पर देखा है पिछले कुछ सालों में। दुनिया भर की इकोनॉमी जैसी भी थी, खास करके नहीं चल रही थी, और 2-4 बड़ी इकोनॉमी और कुछ एक छोटी इकोनॉमी को छोड़ दें जो ठीक ठाक या अच्छी चल रही थी, दुनिया भर की ज्यादातर इकोनॉमिक सूरत हाल ठीक नहीं थी, जैसे हम कहते हैं, पिंक ऑफ हेल्थ में नहीं थी। और हमने कहानियां सुनी लोगों की कि नौकरियों से निकाला गया, कंपनियां टिक नहीं पाईं, कंपनियों ने ब्रांचेज बंद की और यहां तक कि कंपनियां बिक गईं या दूसरों में मिल गईं ताकि वो चलती रहें और टिकी रहें। और एक फिक्र किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO के सर पर भी ये होती है कि उसकी कंपनी में लोगों की नौकरी बनी रहे जो उसकी कंपनी में मुलाजिम है। कंपनियां लोगों को निकालने से बाज आती हैं जब तक कि बिल्कुल मजबूरी न हो, वरना उनका वजूद ही बाकी नहीं रहेगा। और ऐसी सूरत हाल में जब उन्हें लोगों को निकालना ही पड़े, तो बहुत से लोग जो निकाले गए, उनके लिए दूसरी नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है, खास करके अगर उद्योग ही ठीक से नहीं चल रहा। मसलन अगर रियल एस्टेट का कारोबार दुनिया के किसी भी हिस्से में ठीक नहीं चल रहा और जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करती हैं या रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं या रियल एस्टेट के इर्द गिर्द काम करती हैं, उनसे लोग निकाले जा रहे हैं, तो जाहिर है अगर कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं तो नई नौकरियां कहां पैदा होंगी? और अगर कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं तो जाहिर है वो इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि वो तनख्वाहें नहीं उठा पा रही। तो हो सकता है वो नए लोग न रखें, या अगर नए लोग रखें भी तो बहुत कम तनख्वाह पर रखें, उसी रोल के लिए जो पहले दे रहे थे उससे कम। अब होता ये है कि जब किसी की नौकरी नहीं है और कुछ महीने गुजर गए, शायद कुछ महीनों से ज्यादा गुजर गए, कुछ तिमाहियां गुजर गईं, तो उनकी रोजमर्रा की सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है और तभी बेचैनी भी घर करने लगती है। और आपसे बिल्कुल सच कहूं तो पिछले 4-5 महीनों में
बहुत से लोगों ने या तो मुझसे राब्ता किया है या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में जिक्र किया है अपनी सूरत हाल का कि वो बेरोजगार हैं और उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं उनके प्लेसमेंट देखूं और उन्हें जवाब दूं। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि आप जानते हैं, हर किसी की कुंडली देखूं जब वो बस जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान देते हैं और फिर उनको रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं फोन पर तुरंत सलाह नहीं देता। मैं समझता हूं ये गलत है। किसी ज्योतिषी को वक्त देना पड़ता है कुंडली पर, उसे अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति समझनी पड़ती है, दशा समझनी पड़ती है, गोचर समझना पड़ता है और फिर अच्छी तरह मुआयना करने, गहराई से पढ़ने के बाद ही विश्लेषण के साथ जवाब देना पड़ता है। इसीलिए फोन पर तुरंत वही सलाह मैं नहीं करता और मैं इसे सही नहीं मानता। और क्योंकि मैं हर कुंडली को पूरा वक्त देता हूँ, मेरे लिए हर उस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है जो कमेंट सेक्शन में यूं ही डाल दिया जाता है या हर ईमेल का जवाब देना जो मेरे पास आता है। तो चलिए, मैंने सोचा इस वीडियो के जरिए कुछ खास निशान दे दूं, ताकि आपको मालूम हो सके कि क्या सच में आपकी कुंडली में लंबी मुद्दत की बेरोजगारी है या फिर आप एक सांस की राहत की उम्मीद कर सकते हैं जहां आप फिर से किसी कंपनी की पेरोल पर वापस आ जाएंगे, या अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो आपके कारोबार के वापस पटरी पर आने का वक्त क्या है। तो सबसे पहले मैं एक श्लोक के साथ शुरू करता हूँ। तो एक अक्लमंद इंसान को ग्रहों की स्थिति और चाल से भविष्य के नतीजों के इशारे करने चाहिए, मगर कौन बता सकता है कुंडली की बारीक तफसीलें यकीन के साथ सिवाय भगवान ब्रह्मा के। ये श्लोक लघु पाराशरी से है जो कहता है कि ये आसान नहीं, सिवाय भगवान ब्रह्मा के कि कोई आपकी कुंडली से जान ले कि आपकी जिंदगी में असल में क्या होने वाला है। और इसलिए कभी कभी जब आप ज्योतिषियों से राब्ता करते हैं जो देखने में अच्छे ज्योतिषी लगते हैं, हो सकता है आपको 100% गारंटी न मिले भविष्यवाणी की, क्योंकि श्लोक खुद कह रहा है भगवान ब्रह्मा के सिवाय किसी को नहीं मालूम। इसलिए सिर्फ ज्योतिषी की भविष्यवाणियों पर भरोसा रखना, जो आपको हमेशा अच्छी खबर देता है, ये होगा, वो होगा और आप जानते हैं, पॉजिटिव बने रहिए। ये गलत नहीं है, मगर उन पर एतबार करना, उन्हें बड़ी रकम देना और उनकी भविष्यवाणियों के पूरा होने के भरोसे बैठे रहना, ये सही नहीं। क्योंकि ज्योतिषी की भविष्यवाणियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना और उस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए खुद कोई कोशिश न करना, नौकरी पाने की दिशा में कोशिश न करना, लोगों से राब्ता न करना, मेहनत न करना, तो भविष्यवाणी जाहिर तौर पर गलत होगी। क्योंकि मेहनत और कुंडली की स्थिति दोनों साथ साथ चलते हैं। कुंडली की स्थिति आपको सिर्फ एक बेहतर मौका देती है, मगर गारंटी कभी नहीं देती। तो ये ज़हन में रखिए। अगर आप बेरोजगारी के वक्त किसी ज्योतिषी से राब्ता करते हैं और ज्योतिषी आपसे कहता है हाँ, आपका अच्छा वक्त कुछ महीनों में आने वाला है, और फिर आप नौकरी के आपके पास आने का इंतजार करते रहें, इसके लिए कुछ न करें, ये आपको और नीचे ले जाएगा। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप कोशिश करो। शनि करियर और काम के सबसे बड़े सूचक है, क्योंकि शनि मेहनतकश ग्रह है। और अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, शनि आलसी लोगों को पसंद नहीं करते, या शनि उन लोगों को पसंद नहीं करते जो कोई मेहनत नहीं करते, तो फिर आप लंबी मुद्दत की बेरोजगारी के पक्के हैं, अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते। इसलिए मेहरबानी करके यकीन करिए कि आप कोशिश करते रहें। अगर आप किसी ज्योतिषी से राब्ता भी कर रहे हैं और उसकी भविष्यवाणियों पर यकीन भी करते हैं, मगर कोशिश में कमी रखते हैं या कोशिश में सुस्ती रखते हैं, तो ये आपको कहीं नहीं ले जाएगी। अब बात करते हैं शनि की और कहते हैं कि ये करियर और काम के सूचक है। तो सबसे पहली चीज शनि आपसे चाहते हैं कि आप नम्रता सीखो। और बहुत बार हमें अपनी जिंदगी में रोजगार के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास करके अगर हमने अच्छे वक्त को शुक्रिया अदा करने की नीयत से नहीं देखा। अगर आप बहुत ज्यादा अकड़ने लगे, अपनी कामयाबियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया, ये मान लिया कि हमने जो कुछ भी जिंदगी में हासिल किया है वो सिर्फ हमारी मेहनत की बदौलत है, हमारी लगन की वजह से, हमारी वचनबद्धता से, हमारे तजुर्बे से, हमारी काबिलियत से, और ये सब है भी,
और हम इस पर घमंड करने लगे, अकड़ जाएं, तो जाहिर तौर पर शनि वापस आएंगे और आपको सबक सिखाएंगे। अब शनि ये सबक क्यों देते हैं? क्योंकि शनि मजदूरों के देवता है। वो लोग जो सबसे निचले पायदान पर काम करते हैं, समाज के सबसे निचले तबके के लोग। तो जो असली मजदूर है, प्लम्बर, बढ़ई, जो आप जानते हैं प्रोजेक्ट पर मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जो लेवल 1 के कामगार हैं और जिन्हें सबसे कम तनख्वाह मिलती है और जो शायद सबसे कम पढ़े लिखे हैं, शनि उन सब मजदूरों के देवता है। और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है क्योंकि वो अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत काबिल नहीं है। वो दिमाग और हाथ दोनों मिलाकर काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग आज भी बहुत मेहनतकश लोग हैं और ये लोग आमतौर पर बहुत नम्र लोग होते हैं। उनमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता और छोटे से छोटे एहसान के लिए भी वो आपके बहुत शुक्रगुजार होते हैं। और शनि, जो इन सबसे निचले स्तर के और नम्र और शुक्रगुजार लोगों के देवता है, शनि चेतावनी देते हैं कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, नम्र रहो और शुक्रगुजार रहो। अगर तुम बहुत अकड़ने लगे, बहुत घमंडी हो गए, बहुत ऊंची मस्ती रखने लगे, बहुत गर्व करने लगे और इसे अपनी इज्जत आबरू समझने लगे, तो शनि वापस आएंगे। आप जानते हैं, आपको आपकी औकात दिखाने। मुझे एक दोस्त याद आता है जिसे मैं करीब 15-20 सालों से जानता हूं, और आप जानते हैं, वो मुझे बताता था जब भी हम मिलते, और उसका करियर में 15-20 साल बहुत अच्छा चला, और वो कहता था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वो सच में बहुत शुक्रगुजार था। वो कहता था, मैं परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे नाम दिया, शोहरत दी और उसने मुझे पैसा दिया, और कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की, किसी से मदद मांगने की नौबत नहीं आई। मैंने हमेशा पैसा दिया है। मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहा है, नीचे पैसे मांगने के लिए नहीं आया। तो मैं उससे कहता था कि ये अच्छी बात है कि तुम शुक्रगुजार हो, मगर ये कहना कि तुमने कभी पैसे नहीं मांगे और पैसे मांगना कोई बुरी चीज है या शर्म की बात है, ये थोड़ा घमंड वाली बात है। तो खैर, ऐसा हुआ कि 15-20 साल के अच्छे दौर के बाद उस पर एक के बाद एक मुसीबतें आईं, जहां उसे बड़ी बड़ी रकमें खर्चों के तौर पर देनी पड़ी, और फिर उसकी नौकरी चली गई और फिर उसे कई सालों तक नौकरी नहीं मिली और उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसे फिर अपनी एक जायदाद बेचनी पड़ी, जिसे बेचने में भी वो हिचक रहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर वो जायदाद बेचेगा तो लोगों को पता चल जाएगा, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। ये ख्याल, लोग उसकी माली हालत के बारे में क्या सोचेंगे, उसे परेशान किए हुए था। और क्योंकि वो ज्यादा घमंडी था और उसने सोचा कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, क्योंकि तब लोगों के सामने और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये सोच ही ऐसी चीज है जो शनि को पसंद नहीं। मैं ये नहीं कह रहा शनि ने उसे सजा दी, मगर इसमें हम सब के लिए सबक है। और फिर बहुत हिचकिचाने के बाद जब उसके पास और कोई हल न बचा, उसने, आप जानते हैं, अपनी एक जायदाद बेच दी, मगर उसने अपनी, आप जानते हैं, जीने का अंदाज वैसे ही रखा। उसने अपनी जीवनशैली में कोई बदलाव नहीं किया, वैसे ही चलाता रहा। और फिर वक्त आया कि वो और नहीं चला पा रहा था, उसके सिर पर बहुत खर्चे आ गए, और फिर उसने मुझसे राब्ता किया, मुझसे सलाह मांगी। मैंने उसे अपनी सलाह दी, मगर मैंने उसके मुंह पर कह दिया कि वो मुश्किल वक्त 1-2 साल और झेलेगा, मेरे दिए गए उपायों के बावजूद, और उसे मुश्किल वक्त में अपने भाई बहनों या किसी करीबी से मदद लेनी चाहिए। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने कहा, जिन लोगों की मैंने पिछले सालों में मदद की, मैं उनके पास जाकर मदद कैसे मांगूं? मेरी अपनी इज्जत है। तो मैंने सोचा, क्या तुम्हें लगता है कि जिन लोगों ने तुमसे मदद मांगी, उन्होंने अपनी इज्जत से समझौता किया था? उन्होंने कुछ शर्मनाक काम किया था, कुछ गलत काम किया था, जो उन्हें नीचे ले जाता। और मैंने उसे कहा कि यही वजह है, ये सोच ही कि पैसे मांगना, मदद मांगना शर्म की बात है या बुरी बात है, या तुम अपनी इज्जत से समझौता करते हो, ऐसा मत सोचो। हम सबको जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर मदद की जरूरत पड़ती है। और स्पाइडरमैन की एक फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग है।
उसमें कहता है कि स्पाइडरमैन को भी मदद चाहिए होती है, और मेरे ख्याल से ये कुछ सुपरमैन की फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं सुपरमैन को भी मदद चाहिए होती है, तो मदद मांगने से घमंड मत करो, नम्र बनो। शनि उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो नम्र हैं, जो जमीन से जुड़े हैं। अगर आप जिंदगी में बाकी सब कुछ भी हो, आपको कभी किसी के सामने, आप जानते हैं, पैसे के लिए हाथ फैलाना ना भी पड़े, फिर भी नम्र रहो, अपनी कामयाबी पर इतराओ मत। तो अगर आप में ये अंदाज है, तो शनि आपको ज्यादा दिन बेरोजगार नहीं रखेंगे। तो मैं इसी बात से शुरुआत करता हूँ। रवैया ही वो सबसे बड़ी चीज है जो आपको नीचे गिराता है और लंबे अरसे तक नीचे रखता है। वक्त बेवक्त हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं, शायद कुछ अरसे के लिए। HR मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर अपने करीब 23-24 साल के लंबे करियर में तमाम ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, विदेशी कंपनियां, फॉर्च्यून फंडेड कंपनियां, OD हेड के तौर पर संभालने के बाद मैंने देखा है कि लोगों को कई बार समझौते करने पड़ते हैं। कई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों में मैंने उन लोगों को देखा जो बहुत काबिल थे, M.Tech या B.Tech, मगर जिन्होंने एंट्री लेवल की नौकरी करने में भी शर्म महसूस नहीं की, इसके बावजूद कि पहले उनके पास अच्छी नौकरियां थीं। जब वो लंबे अरसे तक नौकरी न मिलने की मुद्दत में आ गए, उन्होंने समझौता किया। उन्होंने 1 साल या 2 साल के लिए कॉल सेंटर की नौकरी की और उस अरसे का इंतजार किया जब तक उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल गई, और फिर वो आगे बढ़ गए, आप जानते हैं, और उन्होंने वो नौकरी ली जो उनकी काबिलियत और तजुर्बे के मुताबिक थी, और आगे बढ़ गए। मगर हमारे साथ क्या होता है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। जब हम नौकरी खो देते हैं, हमें उतनी ही अच्छी नौकरी चाहिए, उतना ही अच्छा ब्रांड चाहिए। अगर बेहतर तनख्वाह नहीं तो उतनी ही तनख्वाह, उतना ही पद और वही रोल चाहिए, और हम समझौता नहीं करना चाहते। और फिर हम उस तरह की नौकरी का इंतजार करते रहते हैं जो हमारे तजुर्बे, काबिलियत, तनख्वाह, कंपनी के ब्रांड, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम बहुत चुनिंदा हो जाते हैं। उन रोल्स को आने में फिर वक्त लगता है, खास करके अगर उद्योग धीमा चल रहा हो। अगर उद्योग धीमा चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, तो फिर आपको वापस पटरी पर आने के लिए, नौकरी पाने के लिए बहुत बढ़िया कुंडली की जरूरत होगी, और हो सकता है कि आपकी कुंडली सबसे अच्छी ना हो। अगर आपकी ठीक ठाक कुंडली है या अच्छी कुंडली है, किसी और की कुंडली और दशा उससे भी बेहतर है, तो उसे नौकरी मिलेगी। और फिर ये सवाल काबिलियत और तजुर्बे का नहीं रह जाता, ये सवाल बन जाता है किसके पास बेहतर मौका है, किसका लकी पीरियड अच्छा है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कंपनी मुश्किलों से गुजर रही है, वो सीनियर रोल वाले लोगों को निकाल सकती है जो बहुत बड़ा पे पैकेट ले रहे हैं, और हो सकता है वो थोड़ा कम तजुर्बे वाले इंसान को रख लें जो कम तनख्वाह पर राजी हो। तो किसी सीनियर लेवल के इंसान को, जो $1 लाख ले रहा था, एक बार वो निकल जाए, तो एक जवान इंसान जिसके पास थोड़े साल कम तजुर्बा है, वो वही काम $70,000 पर करने को राजी हो सकता है, मिसाल के तौर पर। तो कंपनियां कभी कभी ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे अच्छा है नया खून ले लें जो ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा एक्टिव है, और उनमें सीखने की जिज्ञासा है। वो सीखना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, और उनके पास नए विचार भी है। उम्रदराज तजुर्बेकार इंसान शायद कुछ हद तक खत्म हो चुका है। दूसरी बात, उन्हें लगता है कि जो इंसान जवान है और जिसकी अभी भी आमदनी बढ़ रही है, वो पहले $50,000 कमाता था, अब 70,000 से वो खुश है और ठीक है, उस सीनियर इंसान के बनिस्बत जिसे 1 लाख से निकाला गया। तो वो जवान इंसान उस नई नौकरी के लिए ज्यादा खुश और ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि कंपनी की भी $30,000 की बचत हो रही है। खास करके अगर कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही, वो ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारे HR हेड्स को कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो जो इंसान ज्यादा लचीला है, उसको भी फायदा होता है, और ये वो दूसरी चीज है जो शनि चाहते हैं। शनि चाहते हैं कि तुम शुक्रगुजार रहो, शनि चाहते हैं कि तुम नम्र रहो, शनि चाहते हैं कि तुम ज्यादा लचीले रहो और पदवियों, तनख्वाहों और ब्रांड्स पर इतराओ मत। दूसरी बात यह है कि शनि, जो काम और करियर के कारक है, अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है,
अगर शनि अस्त हो गए हैं या शनि ग्रहण लगे हुए हैं, ग्रहण का मतलब राहु या केतु से, और अगर शनि का मजबूत रिश्ता या तो लग्न से या दूसरे भाव कमाई के भाव से या 5वें भाव से है, जो 10वें का 8वां भाव है, तो 5वां 10वें भाव का 8वां भाव होता है, तो 10वें कार्य भाव में आने वाली रुकावटें 5वें भाव से देखी जा सकती है। या अगर शनि 10वें भाव या 11वें भाव के स्वामी है, जो मकर और कुंभ के स्वामी होने की वजह से स्वाभाविक कारक भी है, और अगर शनि अस्त है या ग्रहण लगा है या किसी बुरे दोष में है, जैसे राहु के साथ श्रापित दोष या चांद के साथ विष दोष, तो आपको 1 साल से लेकर 7 साल तक की बेरोजगारी के दौर का सामना करना पड़ सकता है भी। मगर आमतौर पर शनि आपको 2 से 3 साल के अंदर अंदर वापस खड़ा कर ही देते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि उससे ज्यादा वक्त लगे। तो इंसान को शनि पर भरोसा भी रखना चाहिए, मगर वो भी बनना चाहिए जो शनि चाहते हैं, ताकि शनि उस मुश्किल वक्त में जो पकड़ बनाए हुए हैं उसे छोड़ें। अगर शनि नीच के हैं, मान लीजिए 10वें भाव में, जो कर्क लग्न के लिए होता है, शनि मेष राशि में 10वें भाव में नीच के हो जाते हैं, तो आपको बेरोजगारी में बीच बीच में ब्रेक मिल सकते हैं। मतलब आपको बीच बीच में छोटी लंबी बेरोजगारी के दौर आ सकते हैं, और आप उद्योग भी बदल सकते हैं, काम की तासीर बदल सकते हैं, अपना रोल भी बदल सकते हैं, यहाँ तक कि तनख्वाह के पैमाने भी बदल सकते हैं, क्योंकि शनि का यही मिजाज है। अगर इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, और अगर उसी वक्त 7.5 का दौर भी शनि दशा के साथ मेल खाता हो जब शनि 10वें भाव में नीच के हो, तो ये और भी ताकतवर हो सकता है। तो जब कभी शनि की दशा हो या शनि की अंतर्दशा हो और उसी वक्त 7.5 का दौर भी हो, तो जिंदगी के उस मोड़ पर आपको तकलीफ जरूर होगी। दूसरा अहम ग्रह है, और हर ग्रह का अपना अंदाज है आपको थोड़े वक्त की या लंबे अरसे की बेरोजगारी देने का। इस पर निर्भर करता है कि उनकी दशा या अंतर्दशा कितनी लंबी है, और वो कैसे बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ, किन भावों के स्वामी है। तो सूर्य दशा के साथ मसला ये हो सकता है कि सूर्य आपको लंबी मुद्दत की बेरोजगारी दे सकते हैं, खास करके अगर आप बहुत घमंडी रहे हैं और आप में बहुत अहंकार है, आप बहुत अकड़ रखते हैं, और आप लीडरशिप पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सूर्य लीडरशिप का प्रतीक है। और इसलिए अगर आप अपनी काबिलियतों, अपने तजुर्बों पर बहुत घमंड करते हैं, तो आप किसी कंपनी में दूसरे दर्जे का या दूसरी लीडरशिप रोल नहीं निभाएंगे। आप हमेशा विभाग के हेड बनना चाहेंगे या हमेशा कंपनी के हेड बनना चाहेंगे, तो फिर आपको सूर्य की दशा में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, खास करके अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। पहली बात, अगर सूर्य राहु से ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य पर सिर्फ राहु या केतु ही ग्रहण लगा सकते हैं, तो आप सबसे ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते। मगर अगर पहले की दशाएं अच्छी रहीं और आप उन पदों पर पहुंच भी गए, तो ये आपको उस पद पर ज्यादा दिन नहीं रहने देगा, क्योंकि सूर्य नेता है, सूर्य सबसे ऊपर के अधिकारी है। दूसरी परेशानी तब भी होती है जब आपको अधिकारियों से ही चुनौती हो। अगर आप वो इंसान हैं जो नियमित तौर पर अपने मैनेजरों और सुपरवाइजरों से उलझते रहते हैं, तो फिर शनि और सूर्य दोनों, और कुछ हद तक बृहस्पति भी, आप पर मेहरबान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि शनि फरमाबरदार, वचनबद्ध, वफादार इंसान के बारे में है, और अधिकारियों पर सवाल न उठाने के बारे में, नियम मानने, अधिकार मानने के बारे में। शनि वो मजदूर है जो हुक्म मानता है और हुक्म पर सवाल नहीं उठाता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके सब कुछ करो। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान को और ज्यादा फरमाबरदारी से वचनबद्ध होना सीखना चाहिए, लीडरशिप और मैनेजमेंट के वफादार रहना चाहिए। कोई बॉस है, वो मैनेजर है, क्योंकि जाहिर है जिस कंपनी ने आपको नौकरी दी है, आप और आपका बॉस जानते हैं कि वहां किसे चाहिए। तो अगर किसी को अधिकार पहले ही दे दिया गया है, तो बेहतर है कि आप उस अधिकार को माने, चाहे कभी कभी आपको लगे कि वो इंसान आपके बराबर काबिल नहीं है या उतना जानकार नहीं है। कभी कभी काम करने वालों को यकीन हो जाता है कि वो अपने बॉस से ज्यादा जानते हैं, वो अपने बॉस से ज्यादा तजुर्बेकार है, वो अपने बॉस से बेहतर है। मगर कभी कभी उनके पास लीडरशिप, अक्लमंदी, कारोबार की समझ नहीं होती,
वो शायद कारोबार को उतना नहीं समझते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि अगर आप सच में शनि को अच्छा रखना चाहते हैं या शनि को खुश रखना चाहते हैं, तो ये ख्याल रखिए कि आप अपने मैनेजरों, अपने सुपरवाइजरों, अपने वरिष्ठों के साथ अपने रिश्तों पर काम करें। अगर आपको अपने सुपरवाइजरों, अधिकारियों, मैनेजरों के साथ बीच बीच में या नियमित तौर पर उलझने हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब शनि आपको सख्त चोट पहुंचाएंगे और आपको लंबी, बहुत लंबी बेरोजगारी भी दे सकते हैं। ये वो दूसरी बात है। लीडरशिप का एहतराम करना, अधिकार का एहतराम करना, नियम और कायदे मानना, वचनबद्ध रहना, अपने विभाग के वफादार रहना, अपने मैनेजर के, अपनी संस्था के, अपनी कंपनी के और अपने काम के वफादार रहना, ये शनि और सूर्य दोनों को अच्छा रखने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि शनि और सूर्य दोनों मिलकर एक कामगार और एक बॉस, एक नेता को दिखाते हैं। और अगर आप दोनों को खराब करते हैं, तो न आप अच्छे कामगार बन सकते हैं, न अच्छे नेता बन सकते हैं, और न ही अपने नेताओं को खुश रख सकते हैं। मुझे एक वाकया याद आता है जब मेरा एक पुराना ग्राहक, और मैं उसे 15 सालों से जानता हूँ, एक कंपनी से निकाला गया और वो 6-7 महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था और उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें लगता है तुम्हें लोगों से, खास करके अधिकारियों से उलझन रहती है। उन लोगों से राब्ता करो जो पहले तुम्हारे बॉस रह चुके हैं, उन्हें फोन करो और उनसे मदद मांगो। तो 3 महीने और बीतने के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, जानते हो, मैंने कम से कम 3-4 पुराने बॉसों से राब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है और क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं, और 3 महीने हो गए और किसी ने मदद नहीं की। तो मैंने उससे कहा, क्यों न तुम उनके पास वापस जाओ और उनसे माफी मांगो। उनसे कहो कि ऐसे वक्त भी थे जब तुम उनके साथ अच्छे नहीं थे और तुम्हारी उनसे उलझने रहीं, और उन्हें अपने दिल में और तुम्हें सच में मदद की सख्त जरूरत है और तुम उनकी माफी की कबूलियत और मदद के इंतजार में हो। तो बहुत हिचक के बाद वो वापस गया और उसने उन 2-3 या 4 मैनेजरों से माफी मांगी जिनके साथ वो पहले काम कर चुका था, और 3 महीने के अंदर वो मेरे पास वापस आया और फिर उसने मुझसे कहा कि वही लोग जिन्होंने पहले कहा था, ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, अब उसकी पूरी दिल से मदद को आगे आए। और अब उसके पास एक नहीं, 2 ऑफर थे और उसने चुनाव किया। अब वो 2 ऑफरों के बीच चुनाव कर रहा था, और जब वो नम्र हुआ, जब वो माफी मांगने को तैयार हुआ, क्योंकि उसकी मैनेजरों से झड़पें हुई थी, कौन सही है या गलत, ये गौण है। मगर अगर तुम ये सोचते हो कि मैं चापलूसी नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, और यही मेरी इज्जत है, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगा, मैं सुपरवाइजरों और मैनेजरों के आगे नहीं झुकूंगा, ये नजरिया गलत है। तुम्हें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। एक अच्छे फॉलोअर की तरह तुम्हें अपने मैनेजरों और सुपरवाइजरों से उलझने, बहस, लड़ाई की जरूरत नहीं। बड़ी अच्छी तरह से तुम अपनी असहमति जता सकते हो अगर तुम्हें किसी बात पर ऐतराज हो, मगर कतार में चलो और उनकी बात मानो और अधिकार का एहतराम करो। तो उस शख्स को एक नहीं, 2 ऑफर मिले, मगर वो इसलिए मिले क्योंकि वो अपने ऊंचे घोड़े से उतरने को तैयार था, वो अपनी नम्री भाव दिखाने को तैयार था। तो ये 3-4 बातें हैं जो सूर्य और शनि को खुश रखने के लिए अहम है, क्योंकि बृहस्पति अक्लमंद इंसान है। बृहस्पति कभी घमंड से काम नहीं करते, बृहस्पति कभी अकड़ से काम नहीं करते। बृहस्पति वो अक्लमंद इंसान है जो समझौता करने को तैयार रहते हैं। वो देख पाते हैं कि सबसे मुनासिब चीज क्या है और शनि की अमली जहन और सूर्य की लीडरशिप का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए बृहस्पति वो हैं जो नियमों से थोड़े जूझते हैं, और वो शनि और सूर्य दोनों को मिलाकर बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। इसीलिए लीडरशिप बृहस्पति सबसे ऊंचे दर्जे की लीडरशिप के बारे में नहीं है, न ही बृहस्पति सबसे निचले पायदान के कामगार के बारे में है। बृहस्पति बीच में कहीं है। बृहस्पति वो अक्लमंद इंसान है जो सबसे वरिष्ठ नेता को सलाह देते हैं, और इसीलिए नम्र होना, घमंडी न होना, वचनबद्ध और समझदारी से फैसले लेने वाला इंसान होना, ये तीनों ग्रहों को खुश और अपने पक्ष में रखेगा।
दूसरी बात यह है कि आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है। कोई भी ग्रह जो नीच का हो या अस्त हो, और अगर उसकी दशा चल रही हो, और अगर उसका लग्न दूसरे भाव, 5वें भाव, 10वें भाव या 11वें भाव से कोई रिश्ता हो, तो आपको छोटी या लंबी बेरोजगारी मिल सकती है। 7वां भाव भी कुछ हद तक रोल अदा करता है, खास करके अगर आप मिडिल लेवल या सीनियर लेवल की लीडरशिप पर हैं। 7वां भाव दूसरे लोगों के साथ काम करने के बारे में है, और ऊंचे पदों पर जब आप किसी विभाग के हेड होते हैं, तो आपको संस्था के दूसरे विभागों के हेड्स के साथ साझेदारी करनी होती है और उनके साथ अच्छे से काम करना होता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका 7वां भाव कमजोर है और 7वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, और 7वें भाव का स्वामी अस्त है या नीच का है या किसी बुरे दोष में है, तो भी आपको छोटी या लंबी बेरोजगारी का दौर आ सकता है। तो देखिए, जब आप किसी दशा में हैं, तो क्या वो ग्रह किसी भी तरह से इन भावों से जुड़ा हुआ है। लग्न, दूसरा, 5वां, 10वां और 11वां, और कुछ हद तक 7वां भाव। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एक ग्रह, सिर्फ इसलिए कि वो किसी बुरी दृष्टि या बुरे दोष से गुजर रहा है या नीच का है या अस्त है, शायद लंबी बेरोजगारी न ला सके। मगर अगर आप इसमें रोजगार के नजरिए से कोई और नकारात्मक चीज जोड़ देते हैं, तो ये चुनौतियां दे सकता है। एक बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर किसी अस्त या नीच ग्रह की दशा चल रही है, या किसी बुरे दोष वाले ग्रह की दशा चल रही है, या जब वो 2-3 पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या 2-3 पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, उसके साथ ही अगर कोई मुश्किल वक्त हो जो किसी बुरे गोचर पर चल रहा हो, मिसाल के तौर पर 7.5 एक लंबा 7.5 साल का दौर है। इसके अलावा अगर शनि आपके लग्न या दूसरे, 5वें, 7वें, 10वें या 11वें भाव पर किसी शत्रु राशि या शत्रु भाव से बुरा गोचर कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में पहले से मौजूद किसी बुरे दोष पर गोचर कर रहे हैं, और अगर शनि उस बुरे दोष के ऊपर से गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके 5वें भाव में बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल दोष है, और अगर शनि गुरु चांडाल दोष के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, खास करके किसी शत्रु राशि में, तो अगर वो मेष राशि है या सिंह राशि है या कर्क राशि है, 5वें भाव में जिस भी राशि में बृहस्पति और राहु गुरु चांडाल दोष बना रहे हैं, उस पर शनि जाएं, तो इस 2.5 साल के दौरान, और उससे 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, तो मोटे तौर पर 1.5 से 3.5-4 साल तक वो अरसा आपके लिए बेरोजगारी के नजरिए से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है आपको या तो वो नौकरी न मिले जो आपके रोल, पदवी और तजुर्बे के मुताबिक हो, या आपको नौकरी मिले मगर उसमें टिके न रह पाएं और आप नौकरी खो दें और फिर से दूसरी खोजना पड़े। और उस दौरान 2.5-3 साल के लिए, जब कभी शनि इन भावों में से किसी भी भाव से गुजर रहे हो, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां और 11वां या 7वां, किसी शत्रु राशि से, जब शनि की दशा या अंतरदशा चल रही हो और अगर 7.5 भी चल रही हो, तो उन कुछ सालों में आप नौकरी खो सकते हैं, फिर दूसरी ढूंढ सकते हैं, और फिर दूसरी पा सकते हैं, और आपकी ये लुकाछिपी चलती रहे कि न नौकरी मिल रही है और न नौकरी में टिक रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो ये बात ज़हन में रखिए जब आप अपनी कुंडली देख रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर ग्रह किसी बुरे दोष में है, जैसे हमने बात की गुरु चांडाल दोष या श्रापित दोष या विष दोष या कोई और दोष जो आपको हो, और उस पर कोई बुरी दृष्टि भी हो या कोई बुरा गोचर भी हो, वो भी उस दौरान, आप जानते हैं, जब गोचर 10वें भाव से हो रहा हो, खास करके 10वें भाव से, तब भी उस अरसे में भले ही ग्रह शुभ ही क्यों ना हो, आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राहु का ग्रहण रोजगार पर बहुत अजीब, बहुत पेचीदा रोल अदा करता है, खास करके जब राहु की दशा चल रही हो, और अगर राहु सूर्य के साथ बैठा हो, तो राहु आपको अंधा कर देता है कि आप कितना अहंकार दिखा रहे हो या घमंड दिखा रहे हो या इतरा रहे हो, और आपको लग सकता है कि मैं बहुत नम्र इंसान हूँ, मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। राहु आपकी आंखों के आगे धुंध के बादल लगा देता है और आप ये देख नहीं पाते कि आप अपने घमंड में कैसे योगदान दे रहे हो, और आप इस झूठी दुनिया में जीते हो, और आप अपने सूर्य को खराब करते हो।
यही चीज राहु शनि के साथ भी कर सकता है, अगर वो शनि की दृष्टि में हो या शनि के साथ बैठा हो या शनि की राशि में बैठा हो। तो राहु दशा के दौरान आपको उस चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर 8वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो या 8वें भाव में बैठे किसी ग्रह की दशा चल रही हो, तो भी किसी को नियमित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वां भाव अशुभ घटनाओं, अचानक घटनाओं और रुकावटों का भाव है। 8वां भाव रुकावटों का भाव है। अगर 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो या 8वें भाव में बैठे किसी ग्रह की दशा चल रही हो, तो भी आपको छोटी या लंबी बेरोजगारी का दौर आ सकता है। खास करके अगर 10वें भाव का स्वामी बहुत मजबूत न हो तो आपको ये हो सकता है। मगर अगर 8वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो या 8वें भाव में बैठे किसी ग्रह की ये दशा चल रही हो और वो शनि के 10वें भाव पर बुरे गोचर या 7.5 के साथ मेल खाता हो या किसी बुरे दोष वाले ग्रह का लग्न पर गोचर हो, तो भी आपको छोटी से लेकर लंबी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, जो कहीं 6-8 महीने से लेकर 6-7 साल तक भी हो सकती है। और इसीलिए इंसान को देखना पड़ता है कि दशा कौन सी चल रही है और ग्रह कैसे बैठे हैं। और फिर एक समग्र सुझाव आपके लिए ग्रहों के नजरिए से, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। अगर आप शुक्र को खराब करते हैं, शुक्र पैसा देने वाले कारक है, असली नकदी शुक्र है, और अगर आप शुक्र को खराब करते हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप दूसरे लिंग का एहतराम नहीं करते, खास करके अगर शुक्र लग्न के स्वामी हो, वृषभ लग्न या तुला लग्न हो, या शुक्र दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें, 10वें या 11वें भाव के स्वामी हो, और आप दूसरे लिंग का एहतराम नहीं करते, आप सफाई नहीं रखते, आप अपने आप को गरिमा के साथ नहीं रखते, आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप अकड़ वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने बोलने के अंदाज पर काम नहीं करते, तो शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र दशा के दौरान या शुक्र पर गोचर के दौरान, जन्म कुंडली के शुक्र पर, शनि का उस पर गोचर, जन्म शुक्र पर, या राहु का जन्म शुक्र की स्थिति पर गोचर, या यहाँ तक के बृहस्पति जो शुक्र के शत्रु हैं का गोचर, तो भी दशा और अंतर्दशा के दौरान शुक्र की या जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसके गोचर के वक्त, खास करके अगर वो जन्म शुक्र की स्थिति पर गोचर कर रहा हो, आपको भी, आप जानते हैं, छोटी से लंबी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। इस पर निर्भर करता है कि वो गोचर कितना लंबा है और उस ग्रह की दशा कितनी लंबी है। तो ये बात आपके लिए काबिल एक गौर है। तो हर ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा के दौरान, खास करके अगर वो नीच का हो या अस्त हो या ग्रहण लगा हो और उन 5 भावों से जुड़ा हो जिनका मैंने जिक्र किया, तो आपको अपने रोजगार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं नोड्स की। दूसरे नोड केतु की। हमने राहु के बारे में थोड़ी बात कर ली। केतु नकारात्मकता का ग्रह है, तो जब कभी केतु दशा चल रही हो, या तो केतु यथास्थिति बनाए रखेगा, या फिर जब कभी केतु की दशा चल रही हो या केतु की अंतर्दशा आती है, तो आप पाएंगे कि उस दौरान, खास करके केतु दशा के दौरान, केतु हमेशा एक बड़ा अचानक बदलाव लाता है। एक बड़ा बदलाव और एक अचानक बदलाव। ये क्या बदलाव लाता है? अगर केतु लग्न, दूसरे भाव या 10वें भाव या 11वें भाव से जुड़ा हो, तो केतु आपकी माली हालत, आने वाली आमदनी के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है, और या तो आपसे कह सकता है कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन छोड़ दो या फिर चलाते रहो। आप जानते हैं, एक नाखुश सूरत ए हाल में भी, जिस पल आप जानते हैं, अपनी नौकरी के बारे में कोई फैसला लेते हो, मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और दूसरी नौकरी ढूंढूंगा, या मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और अपनी खुद की कंसल्टिंग प्रैक्टिस या कुछ और शुरू करूंगा। खास करके केतु दशा या केतु अंतर्दशा के ठीक किनारे पर, तो ये बहुत पेचीदा स्थिति है। केतु अच्छा खेलता है और केतु शनि के साथ बहुत कर्मिक ग्रह है, क्योंकि केतु का मतलब है कि आप पहले ही झंडा गाड़ चुके हो जहां केतु आपकी कुंडली में है, अपने पिछले जन्म में, और इसलिए केतु आपके लिए नकारात्मकता का ग्रह है।
मतलब केतु जहां बैठा है या केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है, उसके नतीजे इस जन्म में आपके लिए नहीं है। इस जन्म में आपको ये दूसरों के लिए करना है। और अगर केतु दूसरे भाव से जुड़ा है तो कमाई और बचत आपके लिए नहीं है। अगर केतु लग्न में है तो इस जन्म का मकसद औरों की खिदमत करना है और दूसरों के लिए जीना है। अगर केतु 10वें भाव से जुड़ा है तो तरक्की, अभिलाषा, नेतृत्व का पद आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास पद है तो आपको कंपनी के लिए ज्यादा काम करना होगा, न कि ये देखना कि मेरी क्या पदवी है, मुझे क्या रोल मिल रहा है, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। तब आपको वो इंसान बनना होगा जो कंपनी के लिए मेहनत और लगन से काम करे, न कि ये देखे कि तुझे क्या मिलता है। तब केतु आपको इनाम दे सकता है। वरना जब कभी केतु दशा या अंतर्दशा के किनारे पर आती है, केतु एक बड़ा बदलाव लाता है। तो उस वक्त आप जिसके पास भी हो उसे थामे रहो। अगर आप केतु अंतर्दशा या दशा के किनारे पर कोई फैसला लेते हो, आप जानते हैं, दशा के शुरू होने से कुछ महीने पहले या दशा में कुछ महीने बाद, तो केतु आपको उस सूरत ए हाल में लंबे अरसे तक रखेगा। और अगर आपने केतु दशा के ठीक किनारे पर अपनी नौकरी छोड़ दी और केतु दशा आप पर है और केतु इन भावों में से किसी से जुड़ा है और आप अभी भी भौतिकवादी हो या ये सब देख रहे हो, तो 4-5 साल या उससे भी ज्यादा 7 साल तक केतु आपको उसी हालत में रख सकता है। तो केतु दशा के किनारे पर या जब केतु की दशा बदल रही हो, चाहे वो खत्म हो रही हो या शुरू हो रही हो, या केतु की कोई और दशा खत्म हो रही हो या शुरू हो रही हो, सावधान रहिए। और अब एक अहम बात, सिर्फ एक दशा, एक स्थिति से आपको लंबी मुद्दत की बेरोजगारी नहीं मिलती। लंबी मुद्दत की बेरोजगारी तब आती है जब 2 या 3 कारक इकट्ठे हों। तो जब किसी नीच सूर्य की दशा और केतु अंतर्दशा एक ही वक्त में हो, या किसी अस्त शनि दशा के साथ 7.5 एक ही वक्त में हो, या बुध का अस्त होना या बुध का कोई बुरा दोष होना और साथ में राहु का जन्म स्थिति पर बुरा गोचर होना, तो 3 या 4 कारकों को एक साथ आना पड़ता है ताकि लंबी मुद्दत की बेरोजगारी कुछ अरसे तक बनी रहे। दूसरी बात यह है कि जब तक आपका लग्न सच में बहुत बुरी तरह प्रभावित न हो, या आपका 10वां और दूसरा भाव, ये 3 भाव बहुत बुरी तरह पीड़ित हो और कुछ हद तक 5वां भाव बुरी तरह पीड़ित हो, आपको लंबी बेरोजगारी नहीं होगी। हो सकता है आपको 6 से 8 महीने, अधिकतम 1 साल या बहुत ज्यादा तो 2 साल तक की बेरोजगारी हो, मगर उससे ज्यादा नहीं, जब तक के बहुत सारे कारक 10वें भाव, लग्न, और दूसरे भाव, कमाई के भाव, और कुछ हद तक 5वें भाव को प्रभावित न करें। तो अगर आपके यहाँ इतने सारे कारक इकट्ठे नहीं है, तो आपको लंबी मुद्दत के बारे में सोचने या लंबी बेरोजगारी के डर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से उस सूरत ए हाल में हैं या आपको लगता है कि आप उस सूरत ए हाल में आ सकते हैं अगर आपकी कंपनी लोगों को निकाल रही है। अब आपके लिए एक अच्छा उपाय, और उपाय जो काम करता है, 1. नम्र रहो, घमंडी मत बनो। अपने गर्व या घमंड को, आप जानते हैं, स्वाभिमान मत समझो। ये ठीक है अगर तुम्हें लगे कि तुम, आप जानते हैं, नम्र होकर, घमंड न करके, लोगों का शुक्रिया अदा करके और परवरदिगार का शुक्रगुजार होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये सोचना सही नहीं है। जो कुछ परवरदिगार तुम पर डाल रहा है, उसके आगे सर झुकाओ, क्योंकि रूह को इस जन्म की परवाह नहीं है। रूह को अपने पूरे कर्मिक सफर की परवाह है, जो युगों युगों, कई जन्मों तक फैला है। तो रूह हमेशा अपने कर्मों के बोझ को कम करने की कोशिश में रहती है। तो रूह कभी कभी बुरे वक्त, मुश्किल घड़ियों से गुजरती है क्योंकि वो अपना कर्मिक कर्ज उतार रही होती है। हम भौतिक नजरिए से सोचते हैं, ओह मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, और कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने क्या किया होगा, शायद पिछले जन्म में या पिछले वक्त में, या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो जब कभी तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तो इसे ऐसे समझो कि तुम अपना कर्मिक कर्ज उतार रहे हो, क्योंकि तुम उतार ही रहे हो। खास करके जब कभी तुम्हें लंबे अरसे तक आमदनी की चुनौतियां या रोजगार की चुनौतियां हो, ये साफ संकेत है कि तुम अपना कर्मिक कर्ज उतार रहे हो, और इसीलिए तुम्हें सिर्फ पैसे की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है जब बिल जमा हो रहे हो, लोन हो, ब्याज बढ़ रहा हो। ये मुश्किल वक्त होता है। फिर भी अच्छी बात यह है कि कर्मिक स्तर पर तुम बहुत सारी जहरीली ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हो जो तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारी रूह पर सवार है। और इसलिए क्योंकि रूह ये जन्म खत्म है, आप जानते हैं, युगों युगों कई जन्मों के लिए तुम्हारे कुछ साल है। रूह के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्वोच्च सत्ता के आगे सर झुकाना, जब कुछ भी काम नहीं कर रहा, जो कुछ तुम कर रहे हो कुछ भी काम नहीं कर रहा, और ज्यादा आध्यात्मिक होना, इसे कबूल करना, इसके आगे सर झुकाना, ये अच्छी बात है, क्योंकि तब तुम्हारा कर्मिक कर्ज जल्दी उतरता है। अगर तुम इसे कबूल नहीं करते और अगर तुम अभी भी, आप जानते हैं, अपने मन में सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और बिना सर्वोच्च ऊर्जा के सामने झुके हुए बेचैन और परेशान हो रहे हो, तो तुम, आप जानते हैं, लंबे बुरे दौर को बनाए रख रहे हो। शुक्रगुजार होकर, सर झुकाकर और सर्वोच्च ऊर्जा के हुक्म के आगे, सर्वोच्च ऊर्जा के फैसले के आगे सर झुकाकर, तुम ये दिखाते हो कि तुम जहरीली ऊर्जा को जाने देने के लिए तैयार हो। और जब तुम्हारे कर्मों से जहर नहीं निकल जाता, तभी अच्छी चीजें भी आती हैं। तो ये जरूरी है कि उस पॉजिटिव नजरिए को बनाए रखो, फिर भी नम्र रहो और ज्यादा कबूल करने वाले बनो। और दूसरी बात है, एक इंसान के तौर पर कुल मिलाकर अच्छा इंसान बनना, उन सब लोगों के लिए जो तुमसे नीचे काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को संवारते हैं, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, सूर्य और चंद्र की ऊर्जाएं अहम है। अपने बॉस और, आप जानते हैं, अपने सुपरवाइजर के लिए शनि, सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जाएं, अपने जीवन साथी के लिए शुक्र ऊर्जा, और अपनी औलाद के लिए, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव के कारक हैं और बृहस्पति खुशहाली के अग्रदूत है। और इसलिए कुल मिलाकर एक अच्छा इंसान बनना, नम्र और अच्छे स्वभाव का होना, और दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशी के लिए भी, ये अहम है। हम सब दूसरों के लिए जीते भी हैं, मगर काफी हद तक कभी कभी हम उस अहंकार, उस इतराहट और उस अति आत्मविश्वास और घमंड को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और कभी कभी हम अपने शुक्र, जो हमारा जीवन साथी है, के साथ अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, या अपने बृहस्पति, जो स्त्रियों के लिए पति है, के साथ, और हम कभी कभी ऐसी भाषा या ऐसी हरकतें करते हैं जो उस ग्रह को खराब कर देती है। तो हमें इससे बचना चाहिए। और आखिरी लेकिन सबसे कम नहीं, उन लोगों का ख्याल रखो जो तुमसे ज्यादा बदनसीब है। तुम चाहे कितने भी बदनसीब हो, चाहे कैसी भी सूरत ए हाल में हो, तुमसे ज्यादा बदनसीब और बुरे किस्मत वाला कोई न कोई हमेशा है। तो उनसे बेहतर वक्त के लिए शुक्रगुजार रहो। उन लोगों की मदद करो, जो कुछ तुम्हारे पास अच्छा है उसमें से उन्हें भी हिस्सा दो, भलाई बांटो, सबके लिए दुआ करो। और शाम को सोने से पहले, ठीक सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्रगुजार रहो और दुआ करो। और हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें वो बनाया जो आज तुम हो। और ये तुम्हारी जिंदगी में लंबी बेरोजगारी को कम करने का बहुत अच्छा उपाय है। अब जबकि हमने लंबी मुद्दत की बेरोजगारी पर बात कर ली है, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही वक्त से गुजर रहे हैं, अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सी ऊर्जाएं मिलकर आपको वो दे रही है। अपना रवैया सुधारिए, उस खास ग्रह की ऊर्जाओं के प्रति अपने कर्म सुधारिए, उस भाव और उन ग्रहों की ऊर्जा सुधारिए जिनकी दशा चल रही है, जिनमें वो बैठे हैं। और शुक्रगुजारी पैदा करिए, सर झुकाना सीखिए और उस कर्मिक कर्ज को जाने देने के लिए तैयार रहिए जो तुम ढो रहे हो। और बहुत जल्दी तुम पाओगे कि तुम मुश्किलों के जंगल से निकल चुके हो। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप मेरी निजी सलाह लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे राब्ता करिए नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए। जब तक हम किसी और वीडियो के साथ फिर नहीं मिलते, ये है आपका दोस्त और रहनुमा इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।